हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री में जो हमारी यूनिट है पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर, बहुलक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तक हमने यही देखा है, जो ट्रेंड है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में मैकेनिज्म पूछता है, तो मैं आपको जो मैकेनिज्म है मेनली उस मैकेनिज्म को बताऊंगा। पॉलीमर का मोनोमर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आपसे पूछेगा नायलॉन 66 किससे बनाया जाता है, उसके मोनोमर क्या है। टेफ्लॉन किससे बनता है, ठीक है। इसी तरह से डेक्रोन हो गया, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, टेरिलीन, ग्लिप्टल, बहुत सारे बहुलक हैं, पॉलीमर हैं और उसमें से पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आप मान के चलो, लॉन्ग क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ज़रूर यहाँ से देखने को मिलेगा। तो बहुत बड़ा पार्ट ये कवर करता है केमिस्ट्री में। इसमें से या तो क्वेश्चन आपको मैकेनिज्म पे मिलेगा, मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन, इसमें आपको स्टेप ग्रोथ मैकेनिज्म आनी चाहिए, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, और एक होता है चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। इसके अलावा कैटाइनिक पॉलीमराइजेशन, एनाइनिक पॉलीमराइजेशन और कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन। 5 मैकेनिज्म ऐसी हैं जिस पे क्वेश्चन आता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन जब आएगा, पूछेगा मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन डिस्क्राइब करिए, तो उसमें 5 आपको लिखनी होंगी। अगर शॉर्ट आएगा 2-3 नंबर में कमेंट लिखने को, तो सेपरेट आ सकता है, केवल तुमसे स्टेप ग्रोथ पूछ सकता है, या चेन ग्रोथ, या कैटाइनिक, या कोऑर्डिनेशन, कोई भी एक पूछ सकता है। तो फिलहाल मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें से कहाँ से क्वेश्चन आता है, इसके बाद में इसमें क्लासिफिकेशन पे आता है, क्योंकि क्लासिफिकेशन के कई सारे बेसिस होते हैं इसमें। एक तो हम होमोपोलीमर और कोपोलीमर में इसको डिवाइड करते हैं। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, इसको थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में डिवाइड करते हैं। इसी तरह से हम इसके जो प्रोसेस होता है इसके फॉर्मेशन का, पॉलीमर के फॉर्मेशन का, उसके बेस पर हम एडिशन और कंडेंसेशन 2 प्रकार के पॉलीमर में डिवाइड करते हैं। तो इसके क्लासिफिकेशन पे आता है। इसके बाद हमारा पार्ट रह जाता है कि पॉलीमर किस मोनोमर से मिलकर बनाया जाता है। तो 3 ही क्वेश्चन यहाँ से संभव हैं, वो मैं आपको अच्छे तरीके से इसमें समझाऊंगा विद मैकेनिज्म, जिससे कि आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है आराम से हो जाए। अगर किसी का MCQ टाइप होना है तो वो भी पॉइंट यहीं से निकल के आएगा, ठीक है। अगर आप पूरा मैकेनिज्म यहाँ से पढ़े रहोगे तो आपको सारी हर प्रकार के क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे, ठीक है। तो देरी ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले आपको मैं पॉलीमर का थोड़ा सा बेसिक जो आइडिया है, डिफिनेशन बता दूं। हालांकि आपको पता होगा, लेकिन मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो फर्स्ट टाइम इसको देख रहे होंगे। द टर्म पॉलीमर इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब अ वेरी लार्ज मोलिक्यूल दैट इज़ मेड अप ऑफ मैनी रिपीटिंग स्मॉल मोलिक्यूलर यूनिट्स। जो बड़े बड़े बृहदाणु होते हैं, माइक्रो मोलिक्यूल, उन्हीं को जनरली हम पॉलीमर बोलते हैं। ये क्वेश्चन यहीं पे याद कर लीजिए। जो लिपिड होता है, लिपिड, ये बहुलक नहीं है, पॉलीमर नहीं होता। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि सेलुलोज है, जो बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट होते हैं, सेलुलोज है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है। इसके अलावा हम बात करें प्रोटीन की, ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, ये पॉलीमर होते हैं, बहुलक। लेकिन लिपिड पॉलीमर नहीं है। ये क्वेश्चन कई बार देखने को मिलता है 1 नंबर में। Most of these development occurred during 1950s। 1950 के लगभग में इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ आई थी पॉलीमर की दुनिया में। क्यों? क्योंकि 50 से 60 के बीच में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली। इसके बाद में जिगलर और नट्टा का आप नाम सुने होंगे, 12th से ही पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। तो ये जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक कैटलिस्ट डेवलप किया था, जिससे कि जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन होती है उसको बनाया गया था, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट केमिस्ट थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा इनका योगदान है। जिगलर और नट्टा, इन दोनों लोगों ने सन 1963 में एक जो है नोबेल प्राइज़ भी इनको दिया गया था। और 50 से 60 के दौरान बहुत ज़्यादा पॉलीमर की दुनिया में बहुत बड़ा एवोल्यूशन आया था, काफ़ी विकास हुआ। पॉलीमर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, कंडेंसेशन पॉलीमर्स और एडिशन। कंडेंसेशन और एडिशन क्या होते हैं, हम क्लासिफिकेशन वाले में देखेंगे। बेसिक आइडिया के लिए आपको बता दे रहा हूँ। कंडेंसेशन पॉलीमर का मतलब जब 2 यूनिट मिल रही हों और मिलने के साथ साथ उनमें से कुछ मॉलिक्यूल छोटे छोटे निकल रहे हों, ठीक है। जैसे कि निकलने वाले मॉलिक्यूल H2O हो सकता है, HCl हो सकता है, ठीक है। इस तरह की जब यूनिट बाहर रिमूव हो रही हो और 2 यूनिट आपस में जुड़ जा रही हों, ठीक है, 2 यूनिट छोटे छोटे मोनोमर या यूनिट के जुड़ने से एक पॉलीमर बन रहा होगा। बस उसमें से क्या होगा,
हाइड्रोजन या वाटर या फिर HCl छोटे मॉलिक्यूल निकल जाते हैं, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। एडिशन पॉलीमर क्या होता है, इसमें कुछ भी बाहर नहीं निकलता है, दो यूनिट आपस में जुड़ जाती हैं, जुड़ते हुए चली जाती हैं, इसको एडिशन, नाम ही है एडिशन, योगात्मक बहुलक। हिंदी में भी बता दूं, एडिशन का मतलब होता है योगात्मक, आपको पता ही है, योगात्मक बहुलक। और ये जो कंडेंसेशन है इसको हम बोलते हैं संघनन, संघनन बहुलक, ठीक है। तो मैकेनिज्म, सबसे पहले मैकेनिज्म समझेंगे, उसके बाद में हम क्लासिफिकेशन पे आएंगे, ठीक है। तो मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन, इसमें पहला है स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। स्टेप ग्रोथ में क्या होता है, स्टेप ग्रोथ में भी जैसे कि कंडेंसेशन का ही अगर हम एग्जांपल ले लें स्टेप ग्रोथ में, तो मान लो हमारे पास एक यूनिट थी कोई मोनोमर यूनिट, ठीक है, RC+OH, और इसकी रिएक्शन हमने, ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इधर भी कार्बोक्सिलिक एसिड COOH है और इधर भी कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी हम रिएक्शन किसी एक एल्कोहल से करवा रहे हैं, किससे करवा रहे हैं, एल्कोहल से। अब होगा क्या, जब एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड और एल्कोहल की रिएक्शन होती है तो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होती है, यहाँ से वाटर रिमूव होता है। आपको ध्यान क्या रखना है, इसको हम इस तरह से लिख रहे हैं या इधर लिख दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे निकलेगा तो वाटर, एक जगह से हाइड्रोजन निकलेगा, एक जगह से OH निकलेगा, लेकिन कौन कहाँ से निकलता है ये आपको पता होना चाहिए। तो कार्बोक्सिलिक वाले पार्ट से हाइड्रोक्साइड निकलता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और एल्कोहल वाले पार्ट से केवल हाइड्रोजन निकलता है, तो H2O यहाँ से रिमूव होगा और बन जाएगा आपका C+O, OR, और यहाँ से वाटर रिमूव हुआ OR-OH, ये आपका पॉलीमर बन गया, क्या बन गया, पॉलीमर, ठीक है। तो ये मोनो ईस्टर या बाई फंक्शनल बोल सकते हो, इसमें एक एल्कोहल भी है और इसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, यहाँ पे एस्टर लिंकेज भी आपको दिख रहा है। तो ये स्टेप ग्रोथ है, मतलब देखो ना, ग्रोथ हो रही है चेन में इसी तरह से, तो स्टेप ग्रोथ हो गए। और स्टेप ग्रोथ में कई सारे मैकेनिज्म इसमें फॉलो होती हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं, इसके अलावा मान लो O और O प्रकार का आपको मिल रहा है, O प्रकार का और XX, इसको जब आप मिलाओगे तो इससे कई सारी संभावनाएं हो सकती हैं। एक तो इस तरह से पॉलीमर बनेगा, XO, OX, XO, XX और O, इस तरह से पॉलीमर आपका बनता चले जाएगा। बीच में दो दो ये पूरी यूनिट होंगी, लेकिन लास्ट में देखो एक सिंगल X है, क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक हुआ होगा, तो एक बॉन्ड इस तरह से होगा, इसकी N यूनिट आपस में जुड़ जाएंगे अगर भारी मात्रा में ये मोनोमर लिए गए होंगे, ठीक। इसके अलावा क्रॉस पॉलीमर भी इसी से बन जाते हैं, स्टेप ग्रोथ वाले में ही। ये जो है O और X, ये क्या डिनोट करते हैं, किसी भी एटम को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये आपको बस बेसिक आइडिया यहाँ से रखना है कि आपसे ऐसी चेन बना देगा, उसमें से पूछेगा कि इसमें से कौन सा पॉलीमर संभव है, करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ये आपको याद रहना चाहिए कि किस तरह से पॉलीमराइजेशन होके यूनिट आपस में जुड़ रही हैं, ताकि आपको वहाँ से पूछा जाए तो आप बता सके कि कौन सा पॉलीमर है, कौन सा गलत है। मान लो भी यहाँ पे X के बाद O कर दे, O गायब कर दे और पूरा दे दे चेन तुमको, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। और ये जो क्रॉस वाला है, जब इस तरह से लिया होगा, एक बीच वाले बॉन्ड से आपको X ग्रुप कोई दिखाया हो, तब वहाँ पे क्रॉस बनेगा, हमेशा क्या बनेगा, क्रॉस। आपसे पूछा जाएगा क्रॉस लिंक्ड फॉर्मेशन के लिए मोनोमर कौन सा यूज होगा, उसमें ऑप्शन में होगा, एक जगह होगा केवल OO और XX, एक जगह केवल OO होगा, और एक ऑप्शन ऐसा भी होगा जो उसके साथ में ये 3X वाला ग्रुप भी मिलेगा। तो ये क्रॉस लिंक्ड करवाता है, क्या करवाता है, क्रॉस लिंक्ड। सेम वैसे ही चेन बनेगी इसमें भी, इस तरह से OOX, XOOX, लेकिन होगा क्या, ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे एक क्रॉस वाला, अगर इसकी जगह ये वाला जुड़ेगा तो ऐसे ही बना देगा, लेकिन जब ये वाला जुड़ेगा तो यहाँ भी एक X मिलेगा, और ये X जो है दूसरी वाली यूनिट से इस तरह से जुड़ जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्रॉस लिंकेज आ गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको स्टेप ग्रोथ में आनी चाहिए। जब आप स्टेप ग्रोथ मैकेनिज्म पूछी जाएगी, सॉरी, तो उसमें स्टेप ग्रोथ में आपको क्रॉस और लीनियर सब बताना। ये कैसा बना है, लीनियर पॉलीमर, और ये वाला जो है ये कैसा है, क्रॉस लिंक्ड,
क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, ठीक है। तो ये क्रॉस लिंक्ड वाला हो गया। इसके अलावा भी अब मान लो जैसे कि क्रॉस लिंक्ड वाले में बहुत सारी संभावनाएं हो सकती हैं। एक तो ए वाला हो गया, ठीक है। एक दूसरा भी क्रॉस लिंक्ड ब्रांच चेन बन सकता है, क्रॉस लिंक ब्रांच चेन नेटवर्क वाला, जैसे कि इसी वाली यूनिट से, ये जो यूनिट लिए हैं आप जिसमें 3x वाला ग्रुप है, इससे दूसरी भी संभावना है। कौन सी संभावना है? जैसे कि x O O x x O O और फिर x, इस तरह से यहाँ से x जुड़ गया। हो सकता है बीच में O और O जुड़ जाए, यहाँ पे हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी तो है, क्योंकि उसमें सभी मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। ये मॉलिक्यूल जो लिए जाएंगे वो थोड़े थोड़ी ना होते हैं, करोड़ों की संख्या में होते हैं। एक एक ml में लाखों की संख्या में मॉलिक्यूल होते हैं। तो इस तरह से ये जुड़ सकते हैं। तो ये भी एक हाईली ब्रांच्ड और क्रॉस लिंक्ड बन सकता है। ये तुम्हारी कौन सी यूनिट है? 3x ग्रुप वाली। ये तुम्हारी कौन सी है? 3x ग्रुप वाली। अब यहाँ पे देखो, तुम बस ऐसे ही यूनिट बना बना के देख लेना कि जो यूनिट तुम स्टार्टिंग में लिए थे वो पूरी होनी चाहिए, वो आधी नहीं होनी चाहिए। कि वो केवल लास्ट में आधी हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, n मॉलिक्यूल आगे जुड़े होंगे। हालांकि यहाँ भी आगे x ही जुड़ा होगा, लेकिन हम पूरी चेन तो बना नहीं सकते कॉपी पे, तो इसलिए दिखा देते हैं। तो आपको लास्ट का छोड़ के बाकी हर जगह पूरी इस तरह से जो यूनिट लिए थे वो दिखनी चाहिए। अब देखो तुमको कहीं अधूरी यूनिट तो दिख नहीं रही, लास्ट में तो n मॉलिक्यूल लिखेंगे ही हम, ठीक है। तो ये वाली पूरी रिपीट होनी चाहिए। इसको बोलते हैं स्टेप ग्रोथ, ठीक। स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। इससे जो है टेरिलीन वगैरह बनाया जाता है, नायलॉन बनाया जाता है, पॉलीस्टाइरीन बनाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। इससे क्या बनाते हैं हम? नायलॉन बनाते हैं और पॉलीस्टाइरीन बनाते हैं। और क्या बनाते हैं इससे हम? पॉलीस्टाइरीन हो गया, टेरिलीन जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टेरिलीन हो गया। और प्लास्टिक्स भी बनाया जाता है बहुत सारा। पॉलीयूरेथीन्स बनाते हैं इससे, पॉलीयूरेथीन्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, सिलिकॉन्स हो गए, सिलिकॉन्स ये हम इसके थ्रू बनाते हैं। सिलिकॉन्स, जैसे कि सिलिकॉन का यूज किया जाता है, यूज फॉर रबर, ठीक है। तो रबर वगैरह बनाने में यूज करते हैं। ये एग्जांपल भी आपको लिख देना है। अब आगे हम बात करते हैं चेन ग्रोथ की, ठीक है। तो हेडिंग ऑलरेडी हमारी पड़ी हुई है, केवल हमको मैकेनिज्म देखना है। स्टेप ग्रोथ में क्या होता है? इसमें जो बात करते हैं हम, जो बिनाइल ग्रुप होता है। बिनाइल ग्रुप क्या मतलब होता है? देखो, C डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हुआ जो ये होता है ग्रुप, इसको हम बोलते हैं बिनाइलिक हैलाइड। जैसे कि X का मतलब हम हैलाइड बोलते हैं। यहाँ पे X क्या है? हैलाइड है, ठीक है। हैलाइड समझते हो क्या आप? हैलोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो इसको हम बिनाइल हैलाइड बोलते हैं। तो जब बिनाइल, जो भी बिनाइल ग्रुप वाला होगा, उससे यहाँ पे एडिशन होगा, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो ये किस तरह से होता है? इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जो यूनिट होती है ये आपस में जुड़ती हुई चली जाती है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें इस तरह से CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो ये किस तरह से बनेगा? इसका जब हम पॉलीमराइजेशन करवाएंगे तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2N। अब ये क्या, बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ के इसके N मॉलिक्यूल बना दिए। ये है मोनोमर। इसके मैकेनिज्म भी बताएंगे। और ये है पॉलीमर। क्या बन गया? पॉलीमर। इससे हम पॉलीथीन वगैरह बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पॉलीथीन भी इससे ही बनती है। इससे हम अक्रिलोनाइट्राइल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पॉली अक्रिलोनाइट्राइल। अक्रिलोनाइट्राइल का सूत्र क्या होता है? ये N यूनिट लेने, N यूनिट हम लेंगे पहले अक्रिलोनाइट्राइल की, CH2। अक्रिलोनाइट्राइल बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला एक पॉलीमर है। ये है अक्रिलोनाइट्राइल, ठीक है। अक्रिलोनाइट्राइल की N यूनिट लेके हम क्या बनाते हैं? पॉली अक्रिलोनाइट्राइल। तो यहाँ पे क्या होगा? CH2 CH CN, ठीक है। इस तरह से
ये CN ऊपर होगा इस तरह से, और इधर भी आपका CH2 और इस तरह से चलता चला जाएगा, इसके N मोलिक्यूल बन जाएंगे। ये बन गया पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, PAN लिख देते हैं इसको सीधे, ठीक है। पूछा जाता है PAN बनाओ, ठीक है। 3 नंबर में आता है PAN क्या होता है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, इसका यूज कहाँ होता है, कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करता है, कैसे बनाया जाता है। तो देखो इस तरह की, और हम बात करें तो जैसे कि पॉलीस्टाइरीन भी बना लेते हैं। स्टाइरीन का फार्मूला क्या होता है, N मोलिक्यूल लेंगे हम, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे जुड़ा होगा फेनिल ग्रुप। अब इसका हम जब कराएंगे पॉलीमराइज, यहाँ पे लिखेंगे पॉलीमराइजेशन, मतलब यहाँ पे बहुलकीकरण हो रहा है। क्या बोलते हैं, बहुलकीकरण, ठीक है। तो जब पॉलीमराइजेशन करवाएंगे तो यहाँ क्या बनेगा, CH2 CH और ऊपर हम लगा दिए फेनिल ग्रुप, और इधर आगे फिर से CH2 और ये पूरा हमारा N मोलिक्यूल जुड़ते हुए चले जाएंगे। तो ये है स्टाइरीन, और ये क्या है, पॉलीस्टाइरीन जी को पॉलीस्टाइरीन बोलते हैं ना, आपको पता होगा, पॉलीस्टाइरीन, ठीक है। तो ये बन गया पॉलीस्टाइरीन। ये भी क्या है, एक पॉलीमर है, और ये क्या है, मोनोमर वो चीज़ें हैं जो छोटी छोटी यूनिट है। पॉलीमर क्या होता है, वही छोटी छोटी यूनिट मिलके आपस में बहुत सारा लॉन्ग चेन बना लेते हैं, उसको हम पॉलीमर बोलते हैं। अब इसकी जो चेन ग्रोथ की जो मैकेनिज्म होती है, उसमें पहला है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कौन सा है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। मुक्त मूलक क्रियाविधि, ठीक है। मुक्त मूलक क्रियाविधि के थ्रू हम इसको समझते हैं। मुक्त मूलक क्रियाविधि में क्या होता है, फर्स्ट होता है इसमें 3 स्टेप होते हैं। पहला होता है इनिशिएशन, मतलब प्रारंभन। आप लोग प्रारंभन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कभी पढ़े होंगे, या क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन पढ़े होंगे, तो उसमें भी मुक्त मूलक क्रियाविधि पढ़े होंगे। यहाँ थोड़ा लॉन्ग होता है, बस इतना ही है। तो इनिशिएशन में क्या होता है, पहले फ्री रेडिकल बनेगा, मुक्त मूलक का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इनिशिएशन में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक है। तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा पहले। अब कैसे फॉर्मेशन होगा, मान लो फर्स्ट हम लिए कोई भी एक ग्रुप ले लिए, ये बेंजाइल पेरोक्साइड है। क्या है, बेंजाइल पेरोक्साइड, C+O। ये यहाँ पे कैटेलिस्ट का काम करता है। किसका काम करता है, कैटेलिस्ट का। ये है बेंजाइल पेरोक्साइड, ये सारी चीज़ें नोट करना, आपको याद भी करना है। इससे मुक्त मूलक जब बनेगा, तो मुक्त मूलक कैसे बनेगा, ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक किया जाएगा। कैसे, या तो हीट देके या फिर सनलाइट डाल के। ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो इसका होमोलिसिस होगा। होमोलिसिस का मतलब होता है बॉन्ड बराबर दोनों ओर टूटेगा। जब बराबर दोनों ओर टूटता है तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों एटम को मिलते हैं। तो यहाँ पे दो, देखो अब सिमेट्रीज में देखो, इधर का जो मोलिक्यूल है और इधर का, ये दोनों सेम है। बेंजीन C+O, बेंजीन C+O और O, दोनों और यूनिट सेम है। तो हम लिख सकते हैं 2 यूनिट बनेंगी इस तरह से, C+O और O, और दोनों के ऑक्सीजन पे एक एक डॉट आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन आएगा। होमोलाइसिस हुआ है ना, होमोलाइसिस, जब समान से विदलन होता है बॉन्ड का तो दोनों पे इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ये बन गया तुम्हारा मुक्त मूलक, बेंजाइल मुक्त मूलक, बेंजाइल फ्री रेडिकल, ये बेंजाइल मुक्त मूलक बन गया। अब इस बेंजाइल मुक्त मूलक से रिएक्शन स्टार्ट होगी। आगे अब हम बात करते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से हम यहाँ पे दूसरा ले रहे हैं, CN मतलब साइनाइड, आपको पता होगा। N डबल बॉन्ड N, CH3 CN और CH3। इसका भी अगर हम
क्या करवाते हैं, फ्री रेडिकल जब बनाएंगे तो कैसे बनेगा, यहाँ से N2 गैस निकल जाती है। क्या निकलती है, N2 गैस। अब आपको पता होगा कार्बन और नाइट्रोजन में ज़्यादा कौन इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। अब आप बॉन्ड को ऐसे शिफ्ट कर देंगे तो इस पर माइनस आ जाएगा, इस पर प्लस, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बन जाएगा। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसीलिए ये काम ना हो इसीलिए यहाँ पे साइनाइड लगा दिया गया है, क्योंकि जितना बॉन्ड N कार्बन से इस ओर खींचेगा इलेक्ट्रॉन, इधर नाइट्रोजन इधर भी लगा है, तो ये इस कार्बन से खींचेगा, ये इस कार्बन से, तो कहीं ना कहीं इस कार्बन से इधर भी खींच रहे हैं ताकि इस वाले बॉन्ड का समान विदलन हो सके। मैं जो मैकेनिज्म आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही बेसिक समझ सकते हो आप, लेकिन बेसिक मतलब समझने के लिए बहुत आसान है, लेकिन ये बहुत ही हायर एजुकेशन वाली है। ये MSc वगैरह में आपको देखने को मिलेंगे ये सारी मैकेनिज्म। आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री में मैकेनिज्म ही मेन चीज़ होती है, समझो। अगर यहाँ साइनाइड लगा है, क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ से स्थिर था, यहाँ भी तो मेथिल हो सकता था, तीनों मेथिल हो जाते, लेकिन तीनों मेथिल होते तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते, क्योंकि इसका प्लस आई इफेक्ट होता है। आप कभी पढ़े होंगे तो फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने बताया था आपको। तो ये प्लस आई के कारण ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इस वाले कार्बन पर बढ़ा देते और ये खींच लेता, क्योंकि ये सब इधर को दे रहे थे, वो भी खींच लेता, वो तो खींच ही रहा। जब यहाँ पे साइनाइड ग्रुप लगाओगे तो कुछ इसमें माइनस, इसका साइनाइड का होता है माइनस आई इफेक्ट, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खुद खींचेगा और नाइट्रोजन इधर भी खींच रहा है और इधर वाला साइनाइड इधर खींच रहा है, तो इस वाले बॉन्ड का समान से विदलन होगा। सेम इधर भी समान से विदलन होगा, समान से विदलन से इसमें बनेगा फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक बनेगा, और वो दो ठो मुक्त मूलक बनेंगे CH3CN मुक्त मूलक, ठीक है। तो मुक्त मूलक कैसे बनते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, ये आपको पता चल गया होगा। इसके लिए ज़्यादातर हम यूज क्या करते हैं, इसमें हम ज़्यादातर यूज करते हैं मुक्त मूलक बनाने के लिए सनलाइट का, ठीक है। सनलाइट से मतलब इतनी एनर्जी सनलाइट से प्रोवाइड कराते हैं कि ये बॉन्ड आसानी से समान विदलन हो सके। समान विदलन हर चीज़ का नहीं होता है, वही होता है जहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कोई विशेष डिफरेंस ना हो। मान लो अभी तुम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में समान विदलन कराना चाहते हो, नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। इसमें समान विदलन कैसे होगा, और कुछ लगा ही ना हो, दो ही बॉन्ड हो, तो इस पर बहुत ज़्यादा प्लस, इस पर माइनस चार्ज होगा, इस पर माइनस, इस पर प्लस चार्ज होगा, तो क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी या अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन यहाँ पे लगेगा, तो ये इसका समान से विदलन नहीं हो सकता। समान से विदलन के लिए जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता का डिफरेंस एकदम जीरो के लगभग होना चाहिए। जैसे कि आप Cl सिंगल बॉन्ड Cl में कराओ, आराम से समान से विदलन हो जाएगा, मुक्त मूलक बन जाएंगे सनलाइट डालोगे। आपने रिएक्शन पढ़ी होगी ना इस तरह से, ये बेंजीन है, बेंजीन पे Cl2 डालते हो HNU की प्रेजेंस में, पता नहीं है, याद आ रही है, 10th में पढ़े हो, फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हो, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, क्लोरीन मुक्त मूलक, यहाँ से H को बाहर निकालता है, यहाँ पे क्लोरीनेशन होता है, तो ये सारी मुक्त मूलक से होती है। मुक्त मूलक कहाँ से स्टार्ट होगा, जिसमें मुक्त मूलक वही बनाएगा जिसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है डिफरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये इस तरह से मुक्त मूलक हम बनाते हैं। अब मुक्त मूलक जो होता है वो बनने के बाद में कैसे रिएक्शन करता है, ठीक है। अब जैसे कि हाँ फ्री रेडिकल तो बना लिए, अब ये फ्री रेडिकल कैसे रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे, मैकेनिज्म इसीलिए समझ रहे हैं कि हमको प्रोडक्ट बनाना है। मान लो हम इस तरह से CH2CHX ले लिए कोई, अब यहाँ पे हम कोई मुक्त मूलक ले, मान लो हम बेंजीन का मुक्त मूलक ले लिए, ठीक, इसकी रिएक्शन कराए, तो मुक्त मूलक ये कैसे स्टार्ट करेगा इस रिएक्शन को हमको ये देखना है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो मुक्त मूलक का जो मेन काम होता है वो यहाँ पे आपको समझ में आएगा। ये मुक्त मूलक क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कराएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कराएगा, समान से विदलन होगा इसके प्रेजेंस में, तो यहाँ भी मुक्त मूलक बन गया, यहाँ भी मुक्त मूलक बन गया। अब एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक ये बना लेंगे आपस में बॉन्ड, तो बनेगा क्या, ये बेंजीन, ये जो बेंजीन था इसने बॉन्ड बना लिया CH2 से, यहाँ सिंगल बॉन्ड रह गया, एक तो टूट गया समान से विदलन से, ये CH2 ऊपर लगा है X, और इस वाले पे क्या है, एक डॉट अभी भी बचा हुआ है इस वाले से, क्योंकि इसने तो किसी से बॉन्ड नहीं बनाया, तो यहाँ पे बॉन्ड बन गया। अब ये देखो फ्री रेडिकल एक्टिव स्पीसीज बन गई है, क्या बन गई, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल एक्टिव स्पीसीज, ठीक है।
ये अब आगे चल के और ज़्यादा फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो एक तो स्टार्ट करने की मेथड हो गई फ्री रेडिकल से, और दूसरी होती है लाइट वाली। कैसे होती है? लाइट, सनलाइट को डालें हम और रिएक्शन स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम फ्री रेडिकल जो चेन ग्रोथ वाले में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इस तरह से स्टार्ट करते हैं। अब होता है सेकंड आता है, पहला इनिशिएशन था, सेकंड आता है प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन कैसे? ये आगे संचरण करेगी, इसको बोलते हैं संचरण। अब ये एक फ्री रेडिकल तो बन चुका है मेन, जिसकी ज़रूरत थी। अब ये आगे कैसे संचरित होगा? तो मान लो ये वाला जो था फ्री रेडिकल, इसको हम दूसरे वाले इसी मॉलिक्यूल पर डालें, क्योंकि उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे ना इस तरह से। तो ये हमारा जो फ्री रेडिकल एक्टिव स्पीसीज बनी है CH मुक्त मूलक, इसकी रिएक्शन हम एक नए मॉलिक्यूल से करवा रहे हैं। ये अपने आप होती रहती है। ठीक है, जिस भी वेसल में, बर्तन में आप लिए हो मॉलिक्यूल, रिएक्शन करवा रहे हो, वहाँ पे ये फ्री रेडिकल बनते रहते हैं और नए मॉलिक्यूल पे अटैक करते रहते हैं। तो सेम यहाँ पे ये समान से विदलन कराएगा, यहाँ पे समान से विदलन कराएगा और ये यहाँ से बॉन्ड बन जाएगा। तो किस तरह से बनेगा? CH2 CH और ये और इस वाले कार्बन के बीच में बॉन्ड बन गया, ये सिंगल बॉन्ड CH और X, और यहाँ पे एक मुक्त मूलक इसके पास वाला भी रह गया है। तो ये आगे वाले पे करेगा रिएक्शन। ऐसे ही ये रिएक्शन करता चले जाएगा और बहुत बड़ी चेन इससे बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये स्टार्ट होता है। बाद में होता क्या है? बाद में होता है टर्मिनेशन। लास्ट जो स्टेप होता है उसको बोलते हैं टर्मिनेशन। टर्मिनेशन ये अंतिम स्टेप होता है। इसमें जो भी ये फ्री रेडिकल उपस्थित होंगे, लास्ट में जब सारे फ्री रेडिकल इस तरह से रिएक्शन करके सब सारे के सारे मॉलिक्यूल उस बर्तन में, उस वेसल्स में या टेस्ट ट्यूब में सबके सब जब फ्री रेडिकल एक्टिव स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाएंगे, तब उसमें टर्मिनेशन स्टार्ट होगा। जब कोई भी नया मॉलिक्यूल इस तरह वाला नहीं होगा पूरा कंप्लीट, ऐसा ना हो कि कोई फ्री रेडिकल ना बना हो, सबके सब जब बन जाएंगे तब उसमें टर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। ऐसी रिएक्शन होती है। असल में सारी रिएक्शन तो एक ही सेकंड में हो जाती है। हम टेस्ट ट्यूब में स्टार्च लिए, उसमें आयोडीन डाले, वो ब्लू कलर आ गया तुरंत, सेकंडों में तो हो जा रही है। तो सोचो कितनी फास्ट होती होंगी। और उसको हम लोग बस डिटेल में समझने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जो रिएक्शन हो रही है आखिरकार इनके पीछे का क्या मैकेनिज्म, कैसे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, तो उसी को समझने का प्रयास कर रहे हैं पूरा। तो ये जितने भी फ्री रेडिकल बने हैं, अब ऐसा भी हो सकता है, देखो ये फ्री रेडिकल अटैक कर रहा था नए मॉलिक्यूल पे, लेकिन जब नए मॉलिक्यूल बचेंगे ही नहीं, केवल क्या होंगे? फ्री रेडिकल, तब ये आपस में फ्री रेडिकल ही बाइंड हो जाएंगे। ठीक है, तो हम दो फ्री रेडिकल इस तरह से लेते हैं, ये वाले CH2 CH फ्री रेडिकल। ठीक है, अब इनको हम कंबाइन कर दें, दो लिए हैं, मतलब आपको समझ में आ रहा होगा ना, दो मॉलिक्यूल लिए हैं। तो इस तरह से CH2X H और CH2 1 2 3 एक हाँ CH और CH, यहाँ पे X लगा होगा और CH2 और इससे जुड़ जाएगा बेंजीन। ठीक है, तो ये हमको फाइनल प्रोडक्ट इस तरह से बड़े बड़े मॉलिक्यूल वाले मिल जाते हैं। ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये भी आपस में बाइंड कर सकता है, क्योंकि जितने भी प्रकार के फ्री रेडिकल उसमें संभव होंगे, बने होंगे, वो सभी इस तरह से कंबाइन होके क्या बनाएंगे? सभी इस तरह से कंबाइन होके बड़े बड़े बृहद अणु बना लेंगे, पॉलीमर का फॉर्मेशन करेंगे। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक मैं उदाहरण लेके और आपको समझा दूं, ताकि क्योंकि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, इस पे अलग से भी कमेंट लिखने को आता है 2-3 नंबर में, तो आपका छूटना नहीं चाहिए। आसान चीज़ें छोड़ना हमको बिल्कुल भी नहीं है एग्जाम में। बाकी अगली क्लास में हम कैटाइनिक और एनाइनिक पॉलीमराइजेशन पढ़ेंगे, फिर कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद में कंडेंसेशन और एडिशन पॉलीमर पढ़ेंगे। और कोशिश करूंगा मैं आज ही आपका पूरा पॉलीमर ख़त्म करवा दूं, जितने भी लेक्चर लगेंगे सब अपलोड कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम आ चुके हैं। तो एक मैं आपको और समझा देता हूँ इसका एग्जाम्पल, ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएँ। जैसे कि हम ले रहे हैं यहाँ पे
CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसकी रिएक्शन हम मान लो क्लोरीन से करवाएं। हम एक समझा रहे हैं, ठीक है, बस केवल समझा रहे हैं यहाँ पे आपको। तो इस पे हम सनलाइट डालते हैं HNU, या फिर बोल देते हैं सनलाइट, सनलाइट ऐसा लिखा मिल सकता है आपको। अब इस रिएक्शन ये होती कैसे है? तो फर्स्ट तो होता है इसमें इनिशिएशन, इनिशिएशन। कई बार प्रैक्टिस करोगे, बहुत सारे एग्जांपल लेके क्वेश्चन आपके पास में सेंड कर दूंगा, उसको सॉल्व करना, फिर आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो इनिशिएशन में सबसे पहले Cl2 पे क्या पड़ेगा? HNU या सनलाइट, ठीक है, सनलाइट पड़ेगी तो ये मुक्त मूलक बन जाएंगे, इसका बॉन्ड टूट जाएगा। ऐसे समझ लो Cl और Cl था, इस पर लाइट पड़ी, ठीक है, और ये बॉन्ड इस तरह से होमोलिसिस के द्वारा टूट गया और बन गए दो मुक्त मूलक। अब इसी इनिशिएशन के चरण में ही ये मुक्त मूलक इस पे अटैक करेगा। ये जो क्लोरीन मुक्त मूलक है ये अटैक करेगा CH2 पे, ठीक है। यहाँ भी होमोलिसिस करवाएगा। क्या करवाएगा? होमोलिसिस। तो ये मुक्त मूलक बन जाएंगे और इस वाले से कंबाइन हो जाएगा, तो आगे बनाएगा Cl CH2 और CH2 मुक्त मूलक। अब ये मुक्त मूलक नया बन गया, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल एक्टिव स्पीसीज, एक्टिव स्पीसीज। ये सारी चीज़ें आप लिख के आओगे वहाँ एग्जाम में, तो आपका अलग से अट्रैक्शन होगा, टीचर का जो है आपकी आंसर की तरफ अट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ेगा, आपको अच्छे नंबर देगा, क्योंकि यही एक्टिव स्पीसीज है मेन, यही तो आगे रिएक्शन बनाएगी ना, प्रोडक्ट तो इसी से प्राप्त होगा। तो इस तरह से हो गया इनिशिएशन। अब होगा चेन प्रोपेगेशन। क्या होगा? सेकंड में होता है प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन मतलब संचरण। संचरण में क्या होगा? संचरण में मान लो ये Cl जो है, Cl CH2 ये जो फ्री रेडिकल बना है एक्टिव स्पीसीज, ये जो दूसरे नए मॉलिक्यूल होंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2 इस पे अटैक करेगा, ठीक है। तो ये भी समान से विदलन से टूट जाएगा फ्री रेडिकल, और क्या बनाएगा? Cl CH2। अब ये तो बॉन्ड बना लेंगे ना दोनों इलेक्ट्रॉन से, तो ये भी जुड़ गया CH2 और यहाँ सिंगल बॉन्ड CH2 इस तरह से। तो इसी तरह से जितने भी मॉलिक्यूल होंगे इस तरह के, उनको फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जब मॉलिक्यूल कोई भी नया इस तरह का पूरा समूचा वैसा ही पूर्ण मॉलिक्यूल नहीं, जब तक रहेगा ये मतलब तब तक ये रिएक्शन फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होते रहेंगे। जब सभी के सभी फ्री रेडिकल बन जाएंगे तब थर्ड स्टेप स्टार्ट होगा, जिसको बोलते हैं टर्मिनेशन, ठीक है। ये अंतिम चरण है। टर्मिनेशन में क्या होगा? जितने भी इस तरह के लास्ट में फ्री रेडिकल होंगे, ऐसा भी हो सकता है कि इस तरह के दो फ्री रेडिकल आपस में जुड़ जाएं, तो इसमें कई सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। जैसे कि मान लो दो Cl CH2 फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन हो जाएं और बना ले Cl CH2 का होल 4 और Cl हम इस तरह से लिख दे रहे हैं, ठीक। इसको आप देख लेना, देखो दो CH2 हैं, एक Cl है, और इस तरह के दो मॉलिक्यूल लिए हो तो Cl कितने हो जाएंगे? दो, एक इसमें है इस मॉलिक्यूल में, और एक दो मॉलिक्यूल लिए हो तो दो Cl होने चाहिए, ये दो Cl हो गए। और CH2 एक मॉलिक्यूल में दो CH2 हैं, तो दो मॉलिक्यूल में 4 CH2 होंगे, तो ये पॉलीमर आपका बनके तैयार हो जाएगा। दूसरी संभावना ये है कि ये वाला पॉलीमर, ये वाला मुक्त मूलक आपस में मिल जाए, तो यहाँ से मिलेगा तो क्या बनेगा? अगर दो मॉलिक्यूल इसके ले लिए तो ये क्या बनाएगा? Cl CH2 का होल 8 और Cl, ये वाला आपका बहुलक बन जाएगा, ठीक। कैसे? क्योंकि इसके दो मॉलिक्यूल लिए हो तो एक में 4 CH2 हैं, तो दोनों के जुड़ेंगे तो 8 CH2 हो जाएंगे और 2 Cl हो गए, ठीक। तो इस तरह से और भी संभव उत्पाद हो सकते हैं, लेकिन आपको फंसाएगा, इवन नहीं होंगे, ओड नहीं होंगे, सॉरी, इवन ही रहेंगे हमेशा। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि कहीं 3 मॉलिक्यूल 3 CH2 एक में हो, 7 CH2 5 CH2, क्योंकि ये अगर यूनिट जुड़ेंगी तो हमेशा इवन ही बनेंगे। यहाँ पे 4 CH2 दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे 8 दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। दूसरी बात इसमें क्या याद रखना है? दूसरी बात ये है कि कब ये वाला बनेगा जिसमें CH2 4 ही होंगे, कब 8 वाला बनेगा? जब ये वाला प्रोडक्ट कम होगा। कैसा होगा? कम होगा।
तब यहीं तक रिएक्शन रुक जाएगी, क्योंकि यहाँ से देखो फ्री रेडिकल एक्टिव स्पीसीज बनी और ये वाले मॉलिक्यूल अगर ख़त्म हो गए तो ये इस पर अटैक ही नहीं कर पाएगा जो ये वाला बन पाए। ये वाला बनने के लिए क्या ज़रूरत है, पहले ये इस पर अटैक करे, फ्री रेडिकल बनाए इसको। तो अगर ये वाला जो नया मटेरियल आप लिए हो टेस्ट ट्यूब में, अगर उसकी मात्रा कम है, और क्लोरीन की ज़्यादा है, तो जितने भी क्लोरीन होंगे वो सब इस तरह का प्रोडक्ट बना देंगे और आगे इस तरह के मॉलिक्यूल फ्री ही नहीं रहेंगे। तो क्या बन जाएगा, केवल CH2 वाला मिलेगा। अगर क्लोरीन कम है और इस तरह के मॉलिक्यूल जो आप लिए हो, ठीक है, इसको एथीन बोलते हैं या इथिलीन भी बोल सकते हो, एथिलीन की मात्रा ज़्यादा है, तो आप 8 वाले बना सकते हो, 12 वाले बना सकते हो, लॉन्ग चेन पॉलीमर इससे भी ज़्यादा लॉन्ग बना सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको सारी मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आ गई होगी, स्टेप ग्रोथ और चेन ग्रोथ। इसके बाद अगली लेक्चर में हम कैटाइनिक पॉलीमराइजेशन और एनाइनिक पॉलीमराइजेशन पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसको आप कई बार देखो, 1-2 बार वीडियो को 2-3 बार देखोगे, इसको नोट करोगे जो मैंने करवाया है ये सारी चीज़ें, और स्टेप बाय स्टेप करोगे तो बहुत ही आसान है, समझ में आ जाएंगी। और ये सब अगर कंप्लीट आप लिख के आते हो तो एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये मेरी आपसे मतलब पूरे विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि नंबर आपके नहीं कटने चाहिए। ठीक, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद जय भारत।